क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका वन शॉट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम सिर्फ फोर्स की बात करते हैं, और सेकंड जहां पर आप लॉज ऑफ मोशन उनको डील करेंगे, वहां पर इनर्शिया भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा और काइनेमेटिक इक्वेशंस भी यूज होंगे। तो पहले हम लोग फोर्स वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। फोर्स हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि हमने क्लास 8th और 7th में भी इसको पढ़ा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज, है ना। या तो वो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता रहता है बच्चों। अब वो क्या चेंज कर सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर सकता है। सर ये स्टेट ऑफ बॉडी क्या होता है? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और अगर वो मोशन में है तो वो उन दोनों को चेंज कर सकता है। जैसे अगर कोई फुटबॉल है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, आपने उस पर लात मारी, वो भाई मोशन में आ गया। तो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। आप क्रिकेट खेलते होगे, शॉट प्ले करता है तो वो बॉल मोशन में है, पर जब आप उसे कैच ले लेते हो तो वो रेस्ट में हो जाता है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द स्टेट। अगला है बच्चों शेप ऑफ बॉडी। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ बॉडी, ये आप सभी को आइडिया होगा। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। जैसे क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो क्रिकेट मैच के अंदर जो बॉलर है वो तो बॉलिंग सीधी करता है, विकेट टू विकेट कर रहा है, बट अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, है ना। सेम बैडमिंटन में भी हो सकता है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप याद रखना, फोर्स हमारी मां है। अब ये मां क्या है बच्चों? तो M स्टैंड्स फॉर मास एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। अब ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? परेशान मत हो, हम इसी चैप्टर में उसको डील करेंगे, कहां से आया ये फॉर्मूला। अब बच्चों यहां ध्यान दो, A का एक और फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हम इस A को यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल जाता है F का, वो होता है F इक्वल्स टू मास और A की जगह पे V माइनस यू अपॉन टी। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में फोर्स का। एक होगा F इक्वल्स टू ma और दूसरा होगा F इक्वल्स टू m V माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, यूनिट्स की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब इसका एक और यूनिट होता है बच्चों CGS यूनिट, जिसको हम बोलते हैं डाइन। अरे डायन नहीं, डाइन, है ना, ठीक है। द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब फोर्स कितने टाइप्स के होंगे? तो हमें 4 टाइप के फोर्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला जो 2 फोर्स है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो दूसरा होगा वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बहुत ही इजी है बच्चों। जब कोई बॉडी कॉन्टैक्ट में हो और उनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां देखो बच्चों, इट इज फोर्स इन विच बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर टू अप्लाई फोर्स। ऐसा कोई फोर्स देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल देखा है सर। सबसे बेसिक एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, है ना बच्चों, ठीक है, मस्कुलर फोर्स। एंड द सेकंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के अंदर भी बॉडी को सरफेस पे मूव करना होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, मस्कुलर फोर्स का यूनिट क्या होगा बच्चों? अरे भैया न्यूटन ही होगा ना। सारे फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो फ्रिक्शन का भी क्या होगा? न्यूटन। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब बॉडी कांटेक्ट में ना हो तब भी फोर्स लगा रही हो। ऐसा कोई फोर्स देखा है आपने? अरे बिल्कुल, ग्रेविटेशनल पुल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, अगर मैं इस पे तो ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे क्यों आया बच्चों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है। बट क्या बीच में कोई कनेक्शन है क्या? कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट मींस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और न्यूटन भाई साहब ने इसका एक लॉ दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये बेटा ये जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, चाहे वो लाइक चार्ज हो चाहे वो अनलाइक चार्ज हो। तो ये अट्रैक्शन का भी फोर्स है और रिपल्सन का भी फोर्स है। ये भी सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही इसका फॉर्मूला है जो कुलम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो बच्चों क्या होगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K क्या है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे ही आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना है बच्चों, तो परेशान मत हो, मैंने सर बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। अरे मैग्नेटिक फोर्स तो आप सभी को पता है, बचपन से आप यूज कर रहे हो मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी जब सेम पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स होते हैं, तो वो रिपल होता है, जब अनलाइक पोल्स होते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। तो बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि सभी फोर्सेस का यूनिट न्यूटन ही होता है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कौन सा फोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया, बाकी सब अट्रैक्शन के भी हैं, रिपल्सन के भी हैं। ठीक है, बाय रबिंग एनी ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस। बच्चों चार्ज और मास दोनों चेंज होता है, बहुत स्लाइटली मास चेंज होता है बट दोनों चेंज होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई जब फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन का यूनिट क्या होता है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, तो सभी के यूनिट क्या होंगे बच्चों, न्यूटन ही होगा। चलो यहां पर फोर्स खत्म होता है, अब हम मूव करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें इनर्शिया का आइडिया होना चाहिए। अब ये इनर्शिया क्या होता है, चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में रहती है वो उसी कंडीशन में रहना चाहती है। जैसे अगर मैं इस पेन को यहां पर रख दूं बच्चों, तो ये क्या रेस्ट पे है, तो ये हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी। इससे कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे इसे चेंज करना होगा, अभी ये रेस्ट में, अगर मुझे इसे मोशन में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे इस पे फोर्स लगाना होगा। अब मुझे बताओ ये फोर्स जो है ये इसके इनर्शिया के इक्वल होना चाहिए या इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच दे रेजिस्ट और अपोज द चेंज इन इट। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इनर्शिया मतलब होता है ढीठपना। अब ढीठ लोग देखा ही होगा आपने, ठीक है, उनको कुछ भी बोलो वो सुनते नहीं है, वो चेंज होना नहीं चाहते। पर अगर पापा आ जाए तो भैया सब चेंज हो जाता है। तो क्यों पापा आने से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों क्योंकि पापा का फोर्स उनके इनर्शिया के फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों सेम इनर्शिया के साथ होता है। अब ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है। जब आप लाइटर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, इसका मास कम है तो ये इजिली मूव कर जाएगा, इसका इनर्शिया भी कम होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा इनर्शिया होगा तो उसे मूव करने में, उसको चेंज करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां से एक और चीज क्लियर हो जाता है हमें कि जो इनर्शिया है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसका कम मास होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जब वो मास पे डिपेंड कर रही है तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, केजी, किलोग्राम। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप वहां पर देख सकते हो। अब इन सभी डिस्कशन से हमें यह क्लियर हो गया कि जो इनर्शिया है उसे चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है और वो फोर्स उस इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन यही स्टेट करते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in motion until and unless compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स यानी कि उनके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स ना लग जाए तब तक वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें मोमेंटम का आइडिया होना चाहिए। अब ये मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है बच्चों है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब आप सभी को पता है वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल। तो इसी के बेस पे मोमेंटम भी दो टाइप का होगा, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और दूसरा क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। भैया मास तो कांस्टेंट होता है, जहां पर इनिशियल आएगा वहां पर u हो जाएगा, जहां पर फाइनल होगा वहां पर v हो जाएगा। तो व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? आएगा मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। जैसे हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। एक और बात समझो बच्चों, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? अरे जब वो बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये मोमेंटम पे बेस्ड है, जो ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। फिर से समझो क्या बोल रहा है वो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या बोला बच्चों इसने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज टाइम। बच्चों रेट मींस क्या होगा? टाइम होगा, है ना, अपॉन में टाइम। आपने एक्सेलरेशन में भी पढ़ा था ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या आया था? v माइनस यू अपॉन टी। यहां भी क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बच्चों मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे? तो आपको चेंज निकालना आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आपको फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला पता है? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली फाइनल का भी पता है, इनिशियल को भी पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। फाइनल वाले के अंदर मास इंटू फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, इनिशियल वाले में मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी आएगा। तो आप बोलोगे F इज प्रोपोर्शनल टू द मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपने क्या किया? m को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बच्चे? v माइनस यू अपॉन टी। ये v माइनस यू अपॉन टी कुछ देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि a का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है क्या? अब बच्चों जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसे बोलते हैं k। अब इस k की वैल्यू बच्चों एयर के केस में हमेशा 1 होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉर्मूला फोर्स का बन जाता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट मींस दैट फोर्स हमारी मां है ना? ठीक है, चलो तो ये हमारे पास सेकंड लॉ हमने प्रूफ भी कर दिया और हमने फोर्स का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया, है ना बच्चों? चल इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अब हमारे पास एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इन सभी का एक्सपेरिमेंटल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो। तो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना बच्चों? जैसे गन के अंदर फ्री फायर और पबजी खेलते हो आप लोग, है ना, तो इसमें रिकॉइल होता है, पीछे एक जर्क लगता है, देन आगे की तरफ जाती है। ये एक्शन और रिएक्शन का है। तो हमने तीनों लॉ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।